हेलो, आज हम करेंगे शेल वाला चैप्टर। ये टीजीटी साइंस के लिए और जो नॉर्मल 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उन दोनों के लिए यूज़फुल है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं कि शेल होता क्या है। एक स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लाइफ के लिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगी, बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी हेल्प करेगी और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो क्या बोलेंगे, शेल इज़ ए स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, जब काफ़ी सारी शेल्स कंबाइन होती हैं तो वो क्या क्रिएट करती हैं, टिश्यू क्रिएट करती हैं। मतलब द कम्बिनेशन ऑफ द शेल्स फॉर्म टिश्यू। तो शेल्स के कम्बिनेशन से आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू के कम्बिनेशन से क्या बनेगा, ऑर्गन। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारा क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म या बॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या था, शेल है। शेल से किस में बनेगा, टिश्यू। टिश्यू से किस में बनेगा, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, बॉडी। शेल है वो सबसे पहले डिस्कवर किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। लेकिन वो शेल कैसी थी, आपकी डेड शेल थी। कैसी थी, डेड शेल थी। नेक्स्ट है आपका लिविंग शेल। सबसे पहले किसने डिस्कवर करी थी, ल्यूएनहॉक ने करी थी। किसने करी थी, ल्यूएनहॉक ने की थी। लिविंग शेल सबसे पहले डिस्कवर किसने करी थी, ल्यूएनहॉक ने की थी। हमारा लार्जेस्ट शेल कौन सी होती है, ओस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, माइकोप्लाज्म। ठीक है, तो OS और MY। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट तो क्या है, ओस्ट्रिच एग, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, माइकोप्लाज्म। लार्जेस्ट शेल ऑफ ह्यूमन क्या है, एग शेल। स्मॉलेस्ट शेल ऑफ ह्यूमन क्या है, स्पर्म। ठीक है, तो ये याद करना है। सिंपल लार्जेस्ट शेल आ जाए तो ओस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट शेल आ जाए तो माइकोप्लाज्म, लार्जेस्ट शेल ऑफ ह्यूमन आ जाए तो एग शेल, और स्मॉलेस्ट शेल ऑफ ह्यूमन आ जाए तो क्या बोलेंगे, स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेल है, उसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, कैसा, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे दो तरीके की पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक, सेकंड है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं, प्रिमिटिव शेल्स होती हैं। कैसी होती है, प्रिमिटिव शेल्स, मतलब जो अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं है। कौन सी, जो अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की शेल्स जिसमें न्यूक्लियस अनडेवलप्ड है, न्यूक्लियस कैसा है, अनडेवलप्ड है, और क्या अब्सेंस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, मतलब अब्सेंस ऑफ एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। सेकंड है यूकैरियोटिक है, तो यू का मतलब होता है न्यू, मतलब न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। और कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके एग्जांपल हैं आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की। ठीक है, इसका है फंगस, अमीबा, ह्यूमन, प्लांट। देखो ह्यूमन और प्लांट में तो वैसे भी डाउट नहीं होना। ठीक है, एक तो डाउट रहेगा अमीबा में, एक रहेगा फंगस में। ठीक है, तो फंगस जैसे बैक्टीरिया है तो सब सोचेंगे भी फंगस में भी क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। फंगस का क्या है, यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। अमीबा है वो भी किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक का है। ओके, नेक्स्ट है आपका वायरस के बारे में कुछ बातें हैं। वायरस है वो एसेलुलर होता है, और ये क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ना लिंक बना के तभी अपने आप को कुछ रिएक्शन करेगा। जैसे देखो, अगर वो लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर है तो कैसे बिहेव करता है, लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करता है। और जैसे ही वो उसके कांटेक्ट से दूर हटता है, मतलब एनवायरनमेंट में होता है, तो कैसे बिहेव करता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो ये नेचर इसका थोड़ा याद रखना। ओके, नेक्स्ट है शेल थ्योरी। शेल थ्योरी सबसे पहले दी थी किसने, शेल्डन और स्वान ने दी थी। किसने दी थी, शेल्डन और स्वान ने। इन दोनों ने मिलकर ने एक बात कही थी कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किससे मिले होते हैं, शेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं, शेल से। तो क्या बोलेंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द शेल। किससे मिलकर बने हैं, शेल से मिलकर बने हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक शेल है, बैक्टीरियल शेल इसने दिखाई है। बैक्टीरियल शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, शेल वॉल, साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स और DNA भी बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो ये क्या है, गोल्गी बॉडीज़ है। ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं होती। क्या प्रेजेंट नहीं होती, ये प्रेजेंट नहीं होती।
किसमें, बैक्टीरियल शेल में, क्योंकि बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है आपका, प्रोकार्योटिक का है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, शेल वॉल भी प्रेजेंट है, शेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है। क्या प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है और गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेल वॉल। शेल वॉल होता क्या है, मतलब उसका मेन काम क्या है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट, फंगस और बैक्टीरियल शेल की। ठीक है, किस किस की, प्लांट की, फंगस की, बैक्टीरियल शेल की आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, शेल वॉल कहते हैं। प्लांट की तो वैसे भी हमें पता है प्लांट में क्या होता है, शेल वॉल होती है। याद कौन से कर रहे हैं, फंगस और बैक्टीरियल शेल। ठीक है, इसका नेचर कैसे होती है, परमिएबल इन नेचर होता है। परमिएबल मतलब ये परमिशन देती है सिलेक्टेड चीज़ों को कि किसको एंटर करना है और किस चीज़ को एग्जिट करना है। ठीक है, ओके, कंपोजिशन देखना है। प्लांट शेल है, ठीक है, प्लांट शेल किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से। फंगस किससे मिलकर बनता है, चिटिन से। बैक्टीरियल शेल की शेल वॉल है वो किससे मिलकर बनती है, पेक्टिन से। पेक्टिन क्या है, मिक्सचर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। प्लांट है वो सेलुलोज से है, फंगस का क्या है, चिटिन है। ठीक है, और जो लास्ट थी हमारी बैक्टीरियल शेल, उसका क्या है, पेक्टिन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है मेन फंक्शन क्या है इसका, तो मेन फंक्शन इसका क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब है नेक्स्ट हमारी शेल मेम्ब्रेन। शेल मेम्ब्रेन क्या है, एनिमल शेल है। ठीक है, उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कैसी होती है, शेल मेम्ब्रेन। अब शेल वॉल क्यों नहीं होती है एनिमल्स में, क्योंकि ये एक क्या है, डेड मेम्ब्रेन है। क्या है, डेड मेम्ब्रेन है। अब एनिमल्स की आउटर लेयर अगर डेड होगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वहाँ तो जैसे कोर्क हो गया, इस टाइप की चीज़ें होगी, तो वहाँ शेल वॉल इसीलिए होती है। तो एनिमल्स की आउटर मोस्ट लेयर को शेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बट सेकंड लेयर ऑफ द प्लांट, फंगस एंड बैक्टीरियल शेल, इनके अंदर वो कैसी होती है, सेकंड लेयर होती है। अगला है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक शेल है वो दो तरीके में डिवाइड होगी, एनिमल और प्लांट शेल। ठीक है, एनिमल शेल और प्लांट शेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इसने क्या कहा है, 2 लेयर है, शेल वॉल और शेल मेम्ब्रेन। प्लांट शेल के अंदर इसमें केवल एक ही लेयर होती है शेल मेम्ब्रेन की। शेल वॉल है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। यहाँ क्या है, लार्ज वैक्यूल्स आर फाउंड हुज मेन फंक्शन इज टू स्टोर फूड एंड वाटर 70% पार्ट। वैक्यूल है वो बड़े साइज़ का मिलता है। रीज़न ये है कि वैक्यूल का 70% जो पार्ट है वो उसका काम ही यही है कि फूड को स्टोर करना और वाटर को स्टोर करना। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर जो लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल है वो एब्सेंट पाया जाता है, मतलब लार्ज नहीं, कैसा पाया जाता है, स्मॉल वैक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट मिलता है इसमें, और इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। ठीक है, ये तो डेफिनेट मतलब फोटोसिंथेसिस ये करते हैं या नहीं करते, तो इसमें कैसे पाया जा सकता है। तो प्लांट शेल में डेफिनेटली क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। एनिमल शेल है। ठीक है, तो एनिमल शेल को पढ़ते हैं। देखो ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये इस टाइप की शेप है, ER की होती है। कैसी होती है, ऐसे किसी शेल के साथ इस तरीके से ऐसे होती है। ठीक है, जब इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते तो इसको कहते हैं SER। क्या कहते हैं, SER। और जब यहाँ पे राइबोसोम्स चिपका दिए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, RER। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारा क्या है, स्मूथ है, और ये हमारा क्या है, रफ है। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे क्या थे, क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। आउटर लेयर ऑफ एनिमल शेल क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। ठीक है, ओके, जो इसके अंदर ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या था, साइटोप्लाज्म था। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, लाइजोसोम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम किस में होते हैं, लाइजोसोम्स में होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक। ये गोल्गी बॉडी है जो कहाँ पाई जाती है, ER के बिल्कुल पास पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता करना है क्या क्या होता है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। ER के दो पार्ट हैं, S और R, मतलब स्मूथ और रफ। रफ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स का काम क्या है? लिपिड को क्रिएट करना, ठीक है। और इसको जो स्मूथ ER है उसका काम क्या है? स्मूथ का काम तो क्या है? लिपिड को क्रिएट करना। और RER क्या देता है? राइबोसोम्स देता है। क्या देता है? राइबोसोम्स देता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा, और इसमें क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। या फिर न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पार्ट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ओके। अब न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था उसको हमने क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन बोलते हैं। न्यूक्लियस के आर पार जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक ये है प्रोटोप्लाज्म। देखो, साइटोप्लाज्म क्या था? शेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, शेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या था? न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को जब हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं तो उसको एक नाम दे दिया, क्या? प्रोटोप्लाज्म। किसने दिया था ये नाम? परकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? परकिंजे ने दिया था, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, लिविंग फ्लूइड ऑफ द शेल। शेल के अंदर जितना भी लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाएगा। और ये टर्म दी थी परकिंजे ने। किसने दी थी? परकिंजे ने। अब हम न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। न्यूक्लियस है, सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द शेल एंड दस नोन एज द ब्रेन ऑफ द शेल। तो न्यूक्लियस का एक सेकंड नाम है, क्या है? ब्रेन ऑफ द शेल है। कोई पूछे कि ब्रेन ऑफ द शेल क्यों बोला जाता है, तो ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? शेल के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी काम वो करता है, वो सबको कंट्रोल सिस्टम उसका कहाँ है? न्यूक्लियस के पास है। तो कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी का कहाँ होता है? हमारे ब्रेन के पास। तो सेम न्यूक्लियस को क्या बोल दिया गया? ब्रेन ऑफ द शेल। एनक्लोज क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड DNA एंड दस नोन एज जेनेटिक हब। इसको जेनेटिक हब भी बोला जाता है। रीज़न क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स भी हैं, जीन्स भी हैं, DNA भी हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें, मतलब जो भी जेनेटिकली चीज़ें हैं वो सारी किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इसका दूसरा नाम दे दिया जेनेटिक हब, ठीक है। इसीलिए इनहेरिटेंस में भी क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। कंटेन DNA ऑफ द बोथ पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स हैं उसके DNA कहाँ पे होते हैं? आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। शेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द मिक्सचर ऑफ फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। तो शेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फैट और प्रोटीन की। वहाँ देखो शेल वॉल किस किस की बनी हुई थी? एक तो हमारी किसकी थी? चिटिन की, ठीक है, जो किसके अंदर थी? फंगस के अंदर थी। प्लांट के अंदर किसकी थी? सेलुलोज की थी, ठीक है। और एक और था हमारा, क्या था? बैक्टीरिया। उसमें किसकी बनी हुई थी? पेक्टिन की बनी हुई थी, ठीक है। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी शेल वॉल है वो किस किस चीज़ का मिक्सचर है? फैट का और प्रोटीन का मिक्सचर है। किसका है? फैट एंड प्रोटीन का, जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन। क्योंकि फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको लिपिड्स बोला जाता है, ठीक है। तो आप लिपिड से याद रख सकते हो, लिपिड्स प्लस प्रोटीन से मिलकर बनाए तो क्या बोलेंगे? लिपोप्रोटीन। मोस्टली फैट एंड सम प्रोटीन, ये रिपीटेड है कि मोस्टली किससे बनी होती? फैट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती। इसका भी मेन फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वन शेल टू अनदर। भी एंटर और एग्जिट तो ये भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कि मैं एक शेल से दूसरी शेल में क्या करूँ? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करूँ, ठीक है। वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता था। शेल वॉल किस में हेल्प कर रहा था? प्रोटेक्शन में। ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वो परमिएबल थी, ठीक है। ये सेमी परमिएबल है, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब ये बिल्कुल सेलेक्टिवली चीज़ों को ही अंदर और बाहर आने के लिए परमिशन अलाउ करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म हमने पढ़ लिया था, लिक्विड पार्ट है शेल का। एक तो साइटोप्लाज्म था, ठीक है। एक न्यूक्लियोप्लाज्म था। क्या था आपका? न्यूक्लियोप्लाज्म, जो लिक्विड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, लिक्विड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। फिर था एक हमारा प्रोटोप्लाज्म। क्या था? प्रोटोप्लाज्म। हम क्या बोलेंगे? साइटो प्लस न्यूक्लियो,
क्या बोलेंगे, साइटो प्लस न्यूक्लियो, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी हमारी, साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द शेल। डेफिनेटली क्या होगा, ये एक लिक्विड पार्ट जो भी शेल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, साल्ट एंड वाटर का। किसका होता है, साल्ट प्लस वाटर का। ये क्या करता है, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द शेल। पूरी शेल्स के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता रहता है, जिस जिस ऑर्गेनेलीज को जो 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 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, मतलब जिस भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो उस ऑर्गेनेल तक पहुंचाने का काम किसका है, साइटोप्लाज्म का है। साइट ऑफ द अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये क्या करता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है और ग्लाइकोलाइसिस करता है, ठीक है, ये काम है इसका। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमारे क्या थे, मैंने कहा था ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन भी बोलते हैं, और हमने डायग्राम में क्या बोल रखा था, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन विच डीएनए इज फाउंड, ठीक है, एक ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर डीएनए भी पाए जाते हैं। तो इसकी कंपोजिशन हम क्या लिखेंगे, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम्स है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए भी होता है और साथ में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसका फंक्शन क्या है, इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। क्या करता है, इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। अच्छा, जो ये जीन्स है, ठीक है, इसने कहा कि डीएनए की जो यूनिट होती है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए है वो हमारी क्या होती है, जीन्स होती है। और ये नाम किसने दिया था, जॉनसन ने। जीन्स है तो उसे याद रख लेना, जॉनसन, ठीक है, जॉनसन। ओके, फिर इसने कहा इसका फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है इनहेरिटेंस में। किस में हेल्प करता है, इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अभी भी मैंने बताया क्या थी, जीन्स थी। क्या थी, जीन्स थी। और ये नाम किसने दिया है, जॉनसन ने दिया है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ ज़्यादा है भी नहीं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डीएनए पाए जाते हैं। ये किस किस का कंपोजिशन है, इसके अंदर डीएनए भी है, हिस्टोन प्रोटीन भी है। इसका काम क्या है, ये सिर्फ इनहेरिटेंस में हेल्प करेगा। अच्छा, क्रोमोसोम्स है या फिर डीएनए है, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, जीन्स है, ठीक है, क्या है, जीन्स है। और उसको ये टर्म है, ये किसने दी थी, जॉनसन ने दी थी। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज। देखो आर था और एक SER था, ठीक है, यहाँ से पता चलेगा RER था और SER था। ये स्मूथ है, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। RER है मतलब इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो ये तो क्या सीक्रेट करता है, लिपिड, और ये क्या करता है, प्रोटीन। क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ राइबोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम होता है उनका। राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक शेल में 70S होते हैं, ये याद कर लेना। यहाँ क्या होते हैं, 80S होते हैं। इसका कम्बिनेशन होता है 30+50, इसका होता है 40+60, ठीक है। ये S है क्या, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। तो प्रोकैरियोटिक में कितने हैं, 70, और यूकैरियोटिक में कितने हैं, 80। इसका है 30-50, ठीक है। ये 10 अलग से, 10 जो है कॉमन है वो आएंगे, ठीक है। इसका 80 का क्या है, 40 और 60, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था, रिचर्ड अल्टमैन ने, ठीक है। ये उसका नाम है जिसने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द शेल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करती है और सेलुलर रेस्पिरेशन करती है, और हमें क्या देती है, ATP। क्या देती है, एनर्जी देती है। और क्या देती है, ATP की फॉर्म में एनर्जी देती है। ये हमें क्या देती है, एनर्जी देती है, ATP की फॉर्म में। ओके, फिर इसने कहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें सिर्फ किसके डीएनए पाए जाते हैं, मदर के डीएनए पाए जाते हैं, फादर के नहीं पाए जाते। तो फादर के डीएनए सिर्फ कहाँ होते हैं, आपके न्यूक्लियस में होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि न्यूक्लियस में दोनों के होते हैं, ठीक है, किसके, बोथ पेरेंटल होते हैं डीएनए, ठीक है। तो मदर का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस दोनों में है, लेकिन फादर का सिर्फ कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ क्या कहता है, ये डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने, ठीक है। तो ये इसके सरनेम से ही है, पता चल जाएगा, कैमिलियो गोल्गी है जिसने गोल्गी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था। नोन एज द
ट्रैफिक पुलिस ऑफ द शेल। अच्छा, ये ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? भी अनवांटेड जो अच्छे से नहीं चला रहे हैं उनको रोकना, या फिर रेड लाइट है जहाँ पे यूँ लगे कि भी अब इससे आगे नहीं जाना, उनको रोकना। ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस का काम करेगा ये। इसका फंक्शन क्या है? ये पहले चीज़ों को क्या करता है? पैकेज करता है और फिर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसफरिंग इट टू अनदर शेल, इसका मेन फंक्शन यही है कि ये क्या करता है? प्रोटीन्स को क्या करेगा? पैक करेगा और फिर क्या करेगा? दूसरी शेल्स तक ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। इसको किडनी ऑफ द शेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किडनी ऑफ द शेल। किडनी का काम क्या होता है? अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करना, तो रिमूवल ऑफ शेल डेब्रिस। ठीक है, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है उनको क्या करेगा? रिमूव करने का काम भी करेगा। ठीक है, लाइसोसोम्स है वो दिया था क्रिस्टियन डी ड्यूने। ठीक है, ये इसने डिस्कवर किया था। इसको सुसाइडल बैग ऑफ द शेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो। ठीक है, और जो क्या करता है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको मारने का काम करता है। और जब यूँ लगे कि ये चीज़ें इसके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया और शेल का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया। ठीक है, लाइसोसोम्स उसको नहीं रिपेयर कर पा रहा है तो, या फिर नहीं मार पा रहा है, तो वो कंप्लीट शेल को ही क्या कर देता है? खुद को ब्रस्ट कर देगा, जिससे पूरी शेल ही क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द शेल, कि मतलब ये खुद को ही क्या कर देगा? ब्रस्ट करके और सारी शेल को ख़त्म कर देता है। ठीक है, नॉट फाउंड इन द प्लांट शेल एंड प्रोकैरियोटिक शेल। तो जो लाइसोसोम्स है वो प्लांट शेल और प्रोकैरियोटिक शेल्स में नहीं पाया जाता। इसका मेन फंक्शन क्या है? शेल फॉर्मेशन स्टेज। ठीक है, किलबैक, जब जैसे शेल फॉर्म होती है, मतलब क्या होती है, या तो कोई पुरानी शेल हो जाए, ठीक है, या फिर नई शेल है अपने आप को डिवाइड करती है ना, टू डॉटर शेल में अपने आप को क्या करती है? टू डॉटर शेल में डिवाइड करती है। तो उस स्टेज में बैक्टीरिया है, वायरस है, उससे शेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, एक जब शेल बहुत पुरानी हो जाए तो ये अपने आप को ब्रस्ट करके और शेल को ही ख़त्म कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरसेलुलर डाइजेशन, ए पार्ट ऑफ गोल्गी बॉडीज़। अच्छा, मतलब ये यूँ कह रहा है कि इंटरसेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प करती है, मतलब अंदर शेल के अंदर चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करेगी। ठीक है, और ये क्या है? गोल्गी बॉडीज़ से ही क्या होती है? सेपरेट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि गोल्गी बॉडीज़ का ही क्या है? एक पार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी क्या है? पार्ट ऑफ गोल्गी बॉडीज़ है। इसमें RER होते हैं। RER क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री होंगे। RER में क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। एक हमारा क्या होता है? स्मूथ SCR। ठीक है, जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट है हमारा RER और SCR। ये प्रोटीन फैक्ट्री है, ये फैट फैक्ट्री है। फैट को हम लिपिड बोलते हैं। ठीक है, ये एंजाइम एंड प्रोटीन हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं या फिर उसको क्रिएट करता है। इसमें फैट हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा DNA के बारे में। इट इज़ हेरिडिटरी मटेरियल। सबको पता है ये क्या होता है? हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ये वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करके रखता है। क्या करता है? इट कंट्रोल द ऑल एक्टिविटी ऑफ द लाइफ। हेरिडिटरी मटेरियल है, जितनी भी लाइफ की एक्टिविटी है सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या किससे मिलकर बना है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड। इट इज़ कंपोज्ड बाय द मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। तो याद रखना, ये शब्द याद रखना है, किससे मिलकर बना है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। 2 सब यूनिट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डाई न्यूक्लियोटाइड। जब 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट मिलेंगी तो 2 को वैसे भी क्या बोलते हैं? बाई या डाई, तो हम क्या बोल देंगे? डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, NAD है जो एक कोएंजाइम का नाम है। 1 न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट इज कॉल्ड, 1 है तो 1 को क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लियोटाइड। एग्जाम्पल है तुम्हारा ATP। क्या है? ATP। अच्छा, डाई न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल क्या है? NDA प्लस, मतलब कोएंजाइम। ठीक है, और मोनोन्यूक्लियोटाइड का है ATP।
न्यूक्लियोटाइड कंबाइन टुगेदर थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो जो उनके बीच में बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। कहा ना कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, डीएनए कंपोज करते हैं। तो अब मिलेंगे, मिलने का मतलब है बॉन्डिंग करना है, ठीक है। तो जो बॉन्ड है वो कैसा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। कैसा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ठीक है।